नारायण पांडे है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे चेहरे से पहचानते होंगे, नाम से पहचानते होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया होऊंगा, इसलिए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैंने अपनी पढ़ाई बिहार के एक गांव से शुरू करते हुए प्रखंड स्तर और जिला स्तर के विद्यालयों और महाविद्यालयों से होते हुए साइंस कॉलेज पटना से केमिस्ट्री में पीएचडी किया और इसी दौरान सिविल सर्विसेज के थ्रू मैं रेल सुरक्षा बल में एज असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर 1987 एग्ज़ाम से चयनित किया गया और मैंने अपनी पूरी नौकरी रेल सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में की। इस दौरान कई चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, जिसमें इस फोर्स के एक सदस्य के रूप में पूरे परिवार का मुझे सहयोग मिला और इस परिवार के सहयोग से सिकंदराबाद में नक्सलवाद की चुनौती हो, कुंभ की चुनौती हो, इलाहाबाद में कोविड की चुनौती हो, इन सभी चुनौतियों का हम लोगों ने साहस के साथ और सफलतापूर्वक सामना किया। मैं उत्तर रेलवे में इंस्पेक्टर जनरल कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर के पद से फरवरी 2022 में रिटायर हुआ। आज मैं लखनऊ में एक सीबीआई की अदालत में बुलाया गया था, जहां जिस केस में मैंने एज प्रिंसिपल सीएससी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था। चूंकि मुझे लखनऊ आने का मौका मिला तो मुझे अपने अल्मा मैटर में अपनी एकेडमी में रहने में बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ के डायरेक्टर वेंकट से रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ रहने की इच्छा है। उन्होंने सहर्ष इसे न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि मुझे जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी इन्होंने दी और पूरे इस एकेडमी के आरपीएफ परिवार ने जिस तरह का प्रेम और जो आत्मीयता मेरे साथ दी है, मेरे पास शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। ये जो परंपरा एकेडमी आरपीएफ एकेडमी बना रही है, ये फील्ड में भी पहुँचे, हम सभी एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह रहें, ये मेरी प्रार्थना होगी और ये मेरी चाहना होगी। इस कोर्ट के काम के साथ साथ डायरेक्टर एकेडमी ने मुझे प्रोबेशनर्स के साथ, यहाँ सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज और कांस्टेबल ट्रेनीज के साथ भी कल इंटरेक्ट करने का मौका दिया। आज मैंने एकेडमी का म्यूजियम देखा, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अद्भुत कलेक्शन है। आज इन्होंने मुझे एक चर्चा का विषय दिया है, एथिकल डिलेमा इन आरपीएफ, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम रोज अपने दैनिक जीवन में, अपने सरकारी कामकाज में, अपने पारिवारिक परिस्थितियों में, रिटायरमेंट के बाद भी अपने दैनिक जीवन में हम इसका सामना करते रहते हैं और इस विषय पर कई दुविधाएं होती हैं। बहुत कम लोगों को स्पष्टता होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, हम ये जानना चाहेंगे कि एथिक्स है क्या। तो एक बड़ी छोटी सी परिभाषा अगर हम दें कि उचित और अनुचित का विचार, इसे हम एथिक्स कह सकते हैं। अर्थात सही क्या है, गलत क्या है, सही को करना और गलत को छोड़ना, ये एक एथिकल वे हो सकता है। और ये जो एथिक्स हैं, ये हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर हम काम करें तो ईमानदारी, स्पष्टता, निष्पक्षता, इन सब का पालन करते हुए हम कैसे सही कर सकते हैं और गलत से बच सकते हैं। अब अगर एथिक्स की ये परिभाषा है कि एक ऐसा मापदंड बने जिस मापदंड के अंतर्गत हमें सही और गलत की पहचान हो और हम सही करें और गलत नहीं करें, तो दूसरा सवाल उठता है कि हमें सही क्यों करना चाहिए और गलत क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इसमें आपको ले चलना चाहूँगा महाभारत की कथा में, जिस कथा से हम सारे लोग बचपन से परिचित रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म को माने।
किसी भी परंपरा को माने, बट रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हर व्यक्ति के रच रच में बसे हुए हैं। और महाभारत में मेरी समझ से दो मुख्य पात्र हैं। एक तरफ कृष्ण है जो पांडवों के साथ है, और दूसरी तरफ कर्ण है। लोग कह सकते हैं कि कृष्ण के बाद दूसरे मुख्य पात्र अर्जुन हो सकते हैं, युधिष्ठिर हो सकते हैं, दुर्योधन हो सकते हैं, भीष्म पितामह हो सकते हैं, द्रोणाचार्य हो सकते हैं। मेरा मानना है कि कृष्ण के बाद अगर कोई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पात्र है महाभारत में तो वो कर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध किया ही था सिर्फ कर्ण की मदद के बदौलत। दुर्योधन को ये पता था कि अगर कोई एक आदमी है जो पांडवों का सामना कर सकता है और दिल से उसका साथ देता है तो वो कर्ण। अब अगर हम कर्ण और कृष्ण के जीवन को देखें, कर्ण अपने जीवन में हमेशा इस बात से दुखी रहते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे बहुत तकलीफें मिली, और कृष्ण कभी इस बात की शिकायत नहीं करते। कृष्ण अपने जीवन में आने वाले हर तकलीफ को, हर दुख को एक चुनौती मानते हैं और उससे अपने चरित्र को और अपने स्वभाव को और अपने शरीर को और मजबूत करते हैं। देखिए, बचपन में कर्ण की मां ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन एक दूसरे माता पिता मिले जिन्होंने कर्ण को पाला पोसा। कृष्ण को जन्म होने से पहले ही उनके माता पिता को जेल में रहना पड़ा, और जब कृष्ण पैदा हुए तो उनके पिता को छिप छिपा के ऐसी परिस्थितियों में उनको मथुरा से बाहर ले जाना पड़ा, जो बाढ़ की जो स्थिति थी, नदी में जितना पानी था, उन परिस्थितियों में अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण और कृष्ण के पिता दोनों की जान जा सकती थी। कर्ण के पिता, पालक पिता अधिरथ एक सारथी थे, राजमहलों के वातावरण में रहते थे, और कर्ण का भी जीवन उसमें पला बढ़ा। लेकिन कृष्ण ग्वालों के बीच में रहे। जो नंद बाबा थे वो ग्वालों के मुखिया थे, वो कोई राजा वाजा नहीं थे, और उनके बीच में रह के गायें चराई, ग्वालों का जीवन जिया। जैसे ग्वाले रहते हैं, जैसे होता है वैसे अपना जीवन सीखा। वहां उनको एक मित्र मिली, राधा। कवियों ने इस कृष्ण और राधा के मेल को काफी डिस्टॉर्ट किया है, लेकिन यदि उस कथा के अंदर जाकर आप देखेंगे तो कृष्ण की उम्र लगभग 10 साल की थी जब वो मथुरा आ गए गोकुल छोड़कर, और राधा उस समय 25-26 साल की थी। तो एक 10 साल के बच्चे और 26 साल की युवती में जो संबंध हो सकता है वही कृष्ण और राधा के बीच संबंध था। लेकिन कृष्ण को अगर किसी ने प्रेम से समझा तो वो राधा थी, और इसीलिए कृष्ण ने हमेशा राधा का आदर किया। और 10 साल की उम्र में जब कृष्ण चले तो फिर कभी जीवन पर्यंत वो राधा से मिले नहीं। इसलिए कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो एक सात्विक प्रेम था, एक मित्रता वाला संबंध था। ये बुनियाद आप समझें। कर्ण को भी एक मित्र मिले, दुर्योधन, बट दुर्योधन का जो कर्ण से प्रेम था वो किसी कारण से था, उसमें निष्पाप नहीं था। दुर्योधन को कर्ण में एक ऐसा योद्धा दिखा जो पांडवों के विरुद्ध उसकी मदद कर सकता था। कृष्ण ने राधा में ऐसा कुछ नहीं देखा और राधा ने कृष्ण में ऐसा कुछ नहीं देखा। एक मित्रता थी, एक पवित्रता थी। अब और आगे बढ़े, कृष्ण को सगे मामा ने मारना चाहा, कर्ण को किसी ने ऐसा मारना नहीं चाहा। कृष्ण को अपने सगे मामा का वध करना पड़ा, कर्ण को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। कृष्ण को अपने माता पिता को जेल से छुड़ाना पड़ा। अब कर्ण के वध के बाद जो परिस्थितियां आती हैं, कर्ण जरासंध का दामाद था और जरासंध पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सम्राट था। उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण के सामने जो परिस्थितियां हुई उनको अपने सारे लोगों को लेकर छिपते भागते हुए द्वारका तक जाना पड़ा और द्वारका में एक नई नगरी बसानी पड़ी। कर्ण के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा एथिकल डिसीजन, कभी भी कृष्ण ने कोई अनएथिकल डिसीजन नहीं लिया। कभी भी कृष्ण ने अपनी कठिनाइयों को गलत काम करने का बहाना नहीं बनाया। कर्ण ने हमेशा अपने साथ
जो भी कठिनाइयां, जो भी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई, उसको एक बहाना बनाया गलत काम करने का। द्रौपदी के चीरहरण में सहयोग किया, द्रौपदी का अपमान किया क्योंकि द्रौपदी ने उनको स्वयंवर सभा में बाण संधान नहीं करने दिया था। पांडवों का साथ दिया क्योंकि दुर्योधन से मित्रता निभानी थी। बहुत सारे गलत काम करने जानते हुए भी सिर्फ इसलिए किया कि दुर्योधन से मित्रता निभानी है, दुर्योधन का एहसान है। कृष्ण और राधा के संबंधों में ऐसा कोई एहसान नहीं, एक प्रेम था, एक दूसरे की याद थी। अब आज कृष्ण अपने जीवन भर या तो कृष्ण रहे या श्री कृष्ण रहे, लेकिन आज उनको सारी दुनिया भगवान कृष्ण कहती है। और कर्ण जैसा महावीर योद्धा, महादानी को भी दुनिया गलत कामों के लिए याद रखती है। कर्ण से गलतियां हुई, कर्ण ने गलत निर्णय लिए और कर्ण के कारण ही दुर्योधन महाभारत का युद्ध ठान सका। ये अगर आप महाभारत को अंदर से जानेंगे और समझेंगे तो ये हमारा निर्णय है, ये आपका भी निर्णय है। गलत करने से कितना बड़ा परिणाम होता है, उसका खामियाजा आदमी स्वयं तो भोगता ही है, उसका परिवार भुगतता है, उसका समाज भुगतता है, और अगर वो बड़ा आदमी है तो वो पूरा राष्ट्र भुगतता है। इसमें मैं बिना नाम लिए हरियाणा और बिहार के कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस गलत काम का किस तरह का परिणाम उस पूरे राज्य को भुगतना पड़ा, वहां की प्रगति कैसे बाधित हुई, वहां के समाज में कैसी विसंगतियां आई। ये गलत निर्णय, अनएथिकल डिसीजंस कितने घातक हो सकते हैं, ये 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। और यदि उन उदाहरणों को देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। एक पुस्तक लिखी गई है व्हाई नेशंस फेल, और इनके ऑथर्स को अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उस किताब का सारांश यही है कि जब हम अच्छी संस्थाएं बनाते हैं और उन संस्थाओं को सही काम करने देते हैं या वो संस्थाएं सही काम करती हैं तो वो राष्ट्र प्रगति करते हैं। और जिस राष्ट्र में संस्थाएं अच्छी नहीं होती और वो संस्थाएं अच्छा काम नहीं करती, वो राष्ट्र विफल होता है। और आज हम देख लें, यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें और एशियन कंट्रीज को देखें, तो कहीं ना कहीं हमारी विफलता में हमारी संस्थाओं की विफलता, हमारे अनएथिकल वर्क्स, ये बहुत बड़े कारण हैं। और पश्चिमी राष्ट्रों की सफलता में उनकी संस्थाएं, उनके एथिकल डिसीजंस, उनकी जो चीजें हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सफल हैं। अब अगर हम बात करें अपने आरपीएफ के संदर्भ में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम सोचें कि आखिर हम सरकारी नौकरी करते क्यों? क्या कारण है कि हम सरकारी नौकरी करते हैं? पैसा बिजनेस में भी मिल सकता है, गलत काम से भी मिल सकता है, यहां भी मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, पैसा एक फैक्टर है, लेकिन पैसे के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट ने इसको रिसर्च करके प्रूव किया है। और एक किताब है हैप्पीनेस, रिटन बाय ए हार्वर्ड प्रोफेसर, अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें वो कहते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के बाद पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, पैसा थोड़े दिनों के लिए किक दे सकता है, लेकिन एक परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता। एक बेसिक जरूरत पैसे की होती है, उस बेसिक जरूरत के बाद पैसे का बहुत महत्व नहीं रह जाता। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बिहार के एक युवक को केबीसी में 5 करोड़ रुपए मिले और उन 5 करोड़ रुपयों के कारण उस युवक का जो जीवन खराब हुआ, शराब की लत, ड्रग्स की लत, घर में झगड़ा, सारे नाते रिश्तेदारों से झगड़ा, और वो 5 करोड़ तो 2 साल के अंदर गया ही। उसके ऊपर कर्जे भी हो गए, उसकी शिक्षक की नौकरी थी वो भी शायद चली गई, और अब वो ट्यूशन पढ़ाकर अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। ये रिसेंट एग्जाम्पल कि पैसा आपके लिए एक मर्यादा की सीमा के बाहर आपकी खुशी का नहीं, आपके बर्बादी का भी कारण हो सकता है। अब अगर हम बात करें
एक बात उठती है, सरकारी नौकरी में पैसे कम मिलते हैं, हमें उतनी सुविधाएं नहीं हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। लेकिन मैं आज आपको एक उदाहरण दूंगा अपने गांव के एक बच्चे का। वो बेंगलुरु में मजदूरी कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ मजदूरी करने के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में हमें सैलरी मिलती है, लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट के बाद भी हमारा और हमारे परिवार का मेडिकल केयर करती है सरकार। एक पेंशन है, इवन न्यू पेंशन स्कीम में अब एक गारंटी है कि 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा लास्ट पे का। तो पोस्ट रिटायरमेंट भी हमारा आपका जीवन सुरक्षित है, इतने पैसे मिलते हैं और इतना मेडिकल केयर है कि हम एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। तो आज हम ये बात नहीं कह सकते कि सरकार में सैलरी और पर्क्स कम हैं। अगर हम हिडन पर्क्स को जोड़ें जो हम नहीं जोड़ते, जैसे क्वार्टर मिलता है, सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, रेलवे में ट्रेवल फ्री होता है सर्विस के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, मेडिकल फ्री, और ये सारे नॉन टैक्सेबल पर्क्स हैं। यदि आप प्राइवेट कंपनी में जाएं तो वो कॉस्ट टू कंपनी में जोड़े जाते हैं, सब पे टैक्स लगता है, आपके सैलरी पार्ट से वो टैक्स कटता है। यहाँ जो सैलरी मिलती है सिर्फ उसी पे टैक्स लगता है। सरकार में सारे पर्क्स नॉन टैक्सेबल। तो ये सबको जोड़ेंगे तो जो सैलरी आप घर लेके जाते हैं उससे कम 4 गुना सैलरी प्लस पर्क्स प्लस टैक्स मिलाकर हो जाते हैं। इस देश में जहां आज भी 250 रुपये से ज़्यादा दिहाड़ी कमाने वाला आदमी गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है, यानी जिसको 7,500 रुपये से ज़्यादा मिलते हैं, वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। हमको और आपको एक निश्चित रकम, नौकरी की गारंटी, सुरक्षा, नौकरी के रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा, इतनी चीज़ें मिल रही हैं। और तब अगर हम अपने सैलरी और पर्क से दुखी हैं तो शायद हमें इस देश को छोड़ के कहीं और चला जाना चाहिए। हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अपने एम्प्लॉइज को ज़्यादा सैलरी और पर्क्स दे रही हैं। हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए सरकारी नौकरी में तभी आना चाहिए जब हमारे अंदर सेवा की भावना। ये सब चीज़ें हैं, सैलरी है, पर्क्स है, सुरक्षा है, गारंटी है, ये सब अपनी जगह पर सही है, होनी भी चाहिए। पर इनके साथ साथ हम सरकारी नौकरी में तभी आए जब हमारे अंदर सेवा की भावना। एक और बहुत बड़ी चीज़ है सरकारी नौकरी में, जिसको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, जो आपको सोशल प्रेस्टीज मिलता है, समाज में जो इज्जत मिलती है, उसकी कितनी कीमत हो, आप जितनी भी लगाएं कम होगी। आपके परिवार को जो प्रतिष्ठा मिलती है, और अगर आप अच्छे से अपनी नौकरी करते हैं तो किसी की सेवा करके, किसी की मदद करके, किसी की यात्रा सुरक्षित करके, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला करके, किसी को सुकून देकर, जो आपके मन में संतोष मिलता है, कोई सैलरी वो उसको मैच नहीं कर सकती। आप जब घर जाएंगे, अच्छे से आप दिन भर अपनी नौकरी करिए, लोगों की मदद करिए, आप जब घर जाएंगे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, शरीर थका होगा लेकिन मन प्रसन्न होगा। और जब आप प्रसन्न मन से अपने घर जाएंगे तो आप अपने घर के माहौल में खुशियाँ लाएंगे, आपके घर में खुशी होगी, आपके बच्चे खुश होंगे, आपका अपनी पत्नी से, या पत्नी नौकरी में है तो उसका अपने पति से, बच्चों से एक अच्छा संबंध होगा, पूरे परिवार में एक बॉन्डिंग होगी। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअस साइकिल। एक ऐसा संबंध बनेगा जिसमें सब एक दूसरे से खुश रहेंगे और सब अच्छाई की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत करते हैं, आपके घर में गलत पैसा आता है, तो सबको पता चल जाता है कि ये पैसे इतने आ रहे हैं, सबके अंदर गलत आदतें डेवलप होंगी, सब कुछ न कुछ गलत करना शुरू करेंगे और एक विशेष साइकिल बनेगा। घर में कलह होगा, प्रेम नहीं रहेगा, गलत आदतें आएंगी, और उस विशेष साइकिल में आपका पूरा परिवार फंसेगा और आपके घर में कलह होगा, सुख शांति खुशी नहीं होगी। हम बात करें कि आरपीएफ की नौकरी में कॉमन एथिकल डिलेमा, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें
सामना करना पड़ता है। तो पहली चीज है मानवीय व्यवहार। जैसे मैं देखता हूँ कि जब प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बिना जरूरत लोगों को धक्का देते रहते हैं। अगर कोई गरीब निरीह आदमी है उसके साथ गाली गलौज कर लेते हैं। हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो मजदूर किस्म के लोग ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं उनके साथ छीना झपटी भी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। और खास करके जनरल क्लास ट्रेवलर्स के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कभी कभी हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रेलवे के क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ हमें सख्ती से पेश आना चाहिए, उनके साथ वो सख्ती हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव वहां उनके माध्यम से पैसे कमाने का हो जाता है। एथिक्स के जो अनएथिकल बिहेवियर के डेफिनेशंस हैं, अमानवीय व्यवहार तो है ही है, बट काम चोरी, अपना काम ढंग से नहीं करना, सिर्फ पैसे रिश्वत ले लेना या पैसे गलत कमा लेना ही अनएथिकल नहीं होता है। यदि आपकी कहीं ड्यूटी लगी है और आप वहां बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, आप सजग नहीं हैं, जो आपका मैंडेट है 1 2 3 4 ये काम करने का, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये काम चोरी भी अनएथिकल बिहेवियर है। यदि आप अपनी कमियां छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर। और इस अनएथिकल बिहेवियर से, जिसमें आप काम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी गलतियां छिपाते हैं, गलत पैसे कमाते हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस सब से आपके अंदर एक अहंकार पनपता है। और ये अहंकार और ये व्यवहार आपको हमेशा मानसिक तनाव में रखता है। आप खुश नहीं रह पाते, आप गुटबंदी के शिकार होते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको अपने पक्ष में रखने पड़ते हैं जिनका गुट बनाकर आप गलत कर सकें। आप हमेशा झगड़े में लगे रहते हैं और इस सब के बावजूद आप हमेशा भय में रहते हैं, कहीं मैं पकड़ा रह जाऊं, कहीं कोई विजिलेंस ना आ जाए, कभी सीबीआई ना हो जाए, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो वाला ना आ जाए। और कभी न कभी आप डीएआर, आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होती है, कभी विजिलेंस आता है, कभी आप पर करप्शन चार्जेस लगते हैं। आपका पारिवारिक माहौल तो खराब रहता ही है, आपके बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। और ये सब चीज़ों के कारण आपका जीवन इसी जगह, कहते हैं ना नरक और स्वर्ग जीवन में ही है, तो ये नरक आपके जीवन में ही, हमारे जीवन में ही आ जाता है। अब मैं यहाँ आपको वाल्मीकि की एक कथा बताऊंगा कि वो पहले, उनका नाम रत्नाकर डाकू होता था और वो लोगों को लूटते पीटते थे और एक बहुत बड़ा कुटुंब था जो उनके ऊपर निर्भर रहता था। ये लूट पीट कर ले जाते थे और वो एक बहुत बड़ा कुटुंब उसी लूट की कमाई से खाता पीता था, ऐश करता था। एक बार इन्होंने किसी ऋषि को लूटना चाहा तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों मेरे सामान लूटना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा परिवार है, उनका गुजारा ही मेरे इस लूट से होता है, तो मैं तो इसको गलत नहीं मानता। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं यहीं रुका हूँ, मेरे सारे सामान भी यहीं रहेंगे, तुम अपने घर जाओ और अपने कुटुंब से पूछो कि ये जो गलत तुम कर रहे हो, क्या इसमें वो लोग भी पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर ने बोला क्यों नहीं होंगे, वो सारे मजे करते हैं, तो मैं अकेले थोड़े ना दोषी होऊंगा। वो अपने घर गए, अपने कुटुंब के सभी लोगों से एक एक कर पूछा, अंत में अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, सबसे पूछा। सबने एक ही जवाब दिया कि भाई ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम कहाँ से कमा के लाते हो, हमने थोड़े ना कहा कि तुम लूट करो। अब तुम गलत करते हो, इसके दोषी तो तुम होगे, हम तो तुम पर निर्भर हैं, तुम जो दे देते हो हम खा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप के दोषी हम नहीं, उसके भागीदार हम नहीं। और वो रत्नाकर वाल्मीकि होते हैं और कितने बड़े ऋषि होते हैं ये हम सब जानते हैं। तो ये जो अनएथिकल बिहेवियर है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में लाता है। और जो एथिकल बिहेवियर है, अगर हम सही काम करते हैं, सही ढंग से रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में सुकून लाता है। से महाभारत में एक वाक्य है जो बार बार आता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म
यदि आप धर्म का आचरण करते हैं, यदि आपके कर्म सही हैं, तो आपके ये सही कर्म या उसको कहें धर्म, यही आपकी रक्षा करेंगे। अब मैं फिर महाभारत में आपसे पूछूं कि पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे? कौरवों की सेना पांडवों से लगभग दोगुनी थी। कौरवों की सेना में जो महारथी थे वो पांडवों से ज्यादा थे। कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं ले रखा था, सिवाय अर्जुन के कौरवों की सेना में कोई बड़ा महारथी नहीं था जो भीष्म पितामह या कर्ण या द्रोणाचार्य की श्रेणी का हो, लेकिन फिर भी वो जीते क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर थे, और कौरव हारे क्योंकि वो अधर्म के रास्ते थे और कौरवों को साथ देने वाले अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए ये कथा एक प्रतीक है, लेकिन हमारे अपने जीवन में भी यही है कि अगर हम कानून का पालन करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम किसी से दोस्ती ना रखें, किसी से बैर ना रखें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम सबकी सेवा के लिए, हमें तो सिर्फ सेवा करनी है और इस सेवा में जो हमसे संभव है और कानून का दायरा जहां तक हमें परमिट करता है, हम सेवा की भावना से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा, हमारा परिवार बहुत सुखमय होगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए हैं, तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सिकंदराबाद में पोस्टेड था, उस समय रेलवे एक्ट के पावर हमारे पास नहीं होते थे। जो जनरल मैनेजर होते थे, महाप्रबंधक, वो पावर डेलीगेट करते थे। उस समय सिकंदराबाद में भी हमें ये डेलीगेशन मिला था कि अगर कोई हॉकिंग वेंडिंग अनऑथराइज्ड करता है तो उसको हम पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के बाद यही होता था कि हम मजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे, समरी ट्रायल होता था, उस जमाने में 100 रुपये फाइन होता था, वो आदमी छूट जाता था। एक महिला वहां थी जो लगभग रोज रेलवे स्टेशन पर आती थी। लोगों को वो बोलती थी कि मैं सिल्क साड़ियां बनाती हूँ, मेरा परिवार बनाता है, ये बड़े बड़े साहूकार लोग हमें पैसे नहीं देते, इसलिए हम लोग सीधे आपको बेच रहे हैं, और ये साड़ियां हैं, ये इतनी अच्छी हैं, उस जमाने में बाजार में आपको 1000 रुपये में मिलेंगी, मैं आपको आधे दाम पर 500 रुपये में दे दूँ। और बार्गेनिंग करके वो 400-300 में भी दे देती थी, बट वो बिल्कुल नकली होती थी। बाद में मुझे बताया गया कि लोग घर ले जाते थे और जैसे ही पानी में डालते थे वो सिकुड़कर आधी हो जाती थी और वो किसी काम की नहीं रहती थी। जब ऐसी कुछ शिकायतें आई तो हम लोगों ने उसको रोकना शुरू किया। रोकने पर उसने हमसे झगड़ा झंझट शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने वहाँ महिला कांस्टेबल को नियुक्त किया। उसको हम लोग अनऑथराइज्ड हॉकिंग वेंडिंग में पकड़ के मजिस्ट्रेट के यहाँ देते थे और मजिस्ट्रेट उसको 100 रुपये फाइन करते थे, अगले दिन वो फिर आ जाती थी। उसका कहना था कि भाई हम तो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये ऐसे ही से। फिर उसको किसी ने बुद्धि दे दी, उसने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना शुरू कर दिया। अब वहाँ उसको जीआरपी की भी साथ थी, उनका सहयोग था, उन लोगों ने वो तरीके बताते थे उसको। हम लोगों ने उसको शाम के समय पकड़ना शुरू किया, रात भर महिला कांस्टेबल के साथ अपने हाजत में रखते थे। अगले दिन 24 घंटे होने से पहले मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करते थे, पिछले ऑफेंसेस बताते थे, उसको रिलीज होने में समय लग जाता था। तो उसके 2 दिन 3 दिन इस तरह गुजरने लगे। अब उसका कमाई और खर्चे का अनुपात जो है वो एडवर्स होने लगा। इस प्रक्रिया में कुछ टेंशन्स भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपना धंधा बंद किया, वो गई। और जब वो गई तो जो आरपीएफ वालों के चेहरे पर एक खुशी मैंने देखी कि हमने एक अच्छा काम किया, हमने इस चुनौती का सामना किया, अपनी सच्चाई के बदौलत हम इस गलत काम को रोक सके। इन चुनौतियों के बावजूद वो सुकून, वो खुशी जो मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स के चेहरे पर देखी, वो आज भी मुझे याद आती है और मुझे प्रेरणा देती है। एक दूसरा उदाहरण मैं बड़ौदा से देना चाहूँगा कि जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे यहाँ जानकर आश्चर्य हुआ कि रेलवे एरिया में खूब जुए खेले जाते हैं, और उन जुओं को प्रश्रय देने में रेलवे के सभी विभाग जो हो सकते हैं, आरपीएफ हो, इंजीनियरिंग हो, जीआरपी हो, सिविल पुलिस हो, सबका सहयोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है।
जब मैं वहाँ थोड़ा सेटल हुआ तो मैंने ऐसे सारे जो अड्डे जितने मेरे ध्यान में आए मैंने सबको उजाड़ा, सबके धंधे बंद कराए। तो उसका ऑर्गेनाइजर एक दिन एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरे पास आया और उसने कहा कि देखिए इस तरह के काम पुलिस वाले तब करते हैं जब उनको अपना रेट बढ़ाना हो। आप बताएं आपको कितना रेट बढ़ाना है, मैं ये एक्स अमाउंट देता हूँ, इसके ऊपर कितना % आपको चाहिए। मैंने उसे पानी पिलाया, चाय ऑफर की और मैंने कहा भाई देखो आई रियली मीन बिजनेस। यहाँ कोई, जब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ ये धंधा रेलवे एरिया में तो नहीं चलेगा। उसने कहा अगर आपने मेरे जो राइवल्स हैं उनको अलाउ कर दिया पैसे लेके तो। मैंने कहा अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप इन्हीं के साथ मेरे कमरे में आना और मुझसे सवाल पूछना, मैं उस समय आपको जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। उस अपराधी ने कहा कि अगर आप वाकई ईमानदारी से इस चीज का पालन करना चाहते हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं धंधे कहीं और चला लूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे राइवल्स को अलाउ किया तो मैं आपकी जिंदगी चैन से नहीं रहने दूंगा, मैं आपके लिए भी नरक कर दूंगा। मैंने कहा आप बिल्कुल कर देना, और मेरे अंदर कोई नैतिकता नहीं होगी आपके सामने सर उठा के बोलने की, लेकिन अगर ऐसा वो दिन आए तो आप एक बार आके मुझे बता जरूर देना। मैंने अपना पूरा टेन्योर बड़ौदा में किया और बहुत सुख से रहा और कभी उसने मुझे परेशान नहीं किया। तो अपराधियों में भी मैंने नैतिकता देखी। ये परेशानियां जो हम कहते हैं ना कि हम करते हैं नौकरी के दौरान, कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियां होती हैं, हमारी अपनी गलतियां होती हैं। मैं दूसरा उदाहरण भर्ती का देना चाहूँगा। मैं कई भर्तियों में चेयरपर्सन रहा हूँ। आई थिंक आरपीएफ के कुछ गुने चुने अफसरों में मैं होऊंगा जिसने इतने रिक्रूटमेंट किए होंगे, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एंसिलरी स्टाफ, और एक भी भर्ती में मुझे कोई चार्जशीट, कोई विजिलेंस, किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक टीम स्पिरिट था, मैं अकेला नहीं था, पूरी टीम ने उसमें सहयोग दिया था, पूरी टीम ने वो काम किया था, लेकिन हम लोग निष्पक्ष रहे थे। मानवीय गलतियां जहां भी हमारे ध्यान में आई, हमने कागज बदलने की बजाय उसको काटा और वहां अपने इनिशियल्स किए। ये गलतियां होंगी, क्लरिकल एरर्स होंगी, हमने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और सारे रिक्रूटमेंट सफल रहे। सब जगह हमें लोगों की शुभकामनाएं मिली। आज भी जब वो स्टाफ मिलते हैं तो बड़े इज्जत से कहते हैं साहब आपके भर्ती किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस नौकरी के दौरान कुछ शिकायतें भी आई मेरे खिलाफ, कई एजेंसियों ने उनकी जांच भी करी, खास करके मेरे आखिरी टेन्योर में कुछ लोग बहुत नाराज हो गए, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत शिकायतें की। मैं निर्भीक अपनी कुर्सी पर रहा, अपना काम करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई गलती नहीं की। जो जांच करने आएगा उसको कोई सबूत तो चाहिए मेरे खिलाफ। और मैं इज्जत से रिटायर हुआ और आज भी इज्जत से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। पूरी नौकरी में मुझे सबका सहयोग, लगभग सबका सहयोग मिला, सबकी शुभकामनाएं मिली, सबकी दुआएं मिली, और मेरा ये प्रयास रहा कि एक एथिकल वर्किंग हो, एक टीम भावना से काम करें, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमने यूनिफॉर्म पहना है, इस देश का संविधान वही हमारा धर्म, वही हमारा कर्म। इस भावना से अगर हम काम करें और सद्व्यवहार रखें, हमारा जो व्यवहार हो वो अच्छा हो, लोगों के प्रति प्रेम की भावना हो, हम काले अंग्रेज ना बने कि अपने ही जो लोग हैं अगर वो गरीब हैं, उनके कपड़े मैले कुचले हैं तो हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें। यदि इन भावनाओं से अपने को दूर रखें तो रेल सुरक्षा बल में यात्रियों की सेवा का जो रोज हमें मौका मिलता है, लाखों करोड़ों यात्री रोज हमारे अधिकार क्षेत्र से जो गुजरते हैं, ये जो हमें संतोष देगा और उनकी जो शुभकामनाएं और दुआएं हमें मिलेंगी, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। अब मैं बात करूँगा कि आखिर हम अनएथिकल काम जब करते हैं तो जो सुनते हैं बहाने जो दिए जाते हैं, साहब हम तो छोटे पदों पर हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी पोस्टिंग गलत हो जाएगी, हमारे ऊपर दबाव है, हमें ऊपर से कहा जाता है ऐसा करने के लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा घर परिवार नहीं चलेगा।
ये सब बातें बेमानी होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चोर होता है, हमारी अपनी कमजोरी होती है, हम उस कमजोरी को बहाने देते हैं। आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कोई भी आपको नौकरी से ऐसे ही नहीं हटा सकता। इवन ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम, यदि टेन्योर से पहले किसी का ट्रांसफर होना है उसके कारण दिए जाते हैं, और यदि आपके पास ये लगता है कि आपका ट्रांसफर गलत हुआ है तो आप हायर लेवल के पास अपील कर सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, आप मना कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर सरकारी नौकरी में अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकता जब तक कि आप खुद उस अनावश्यक दबाव में ना जाना चाहें। आपके या हमारे मन में जब तक चोर नहीं होगा, हम खुद उस गलत काम में भागीदार नहीं बनना चाहेंगे, तब तक कोई भी हमें सरकारी नौकरी में बाध्य नहीं कर सकता गलत करने। आप किसी भी पद पर, मैंने ऐसे भी कांस्टेबल्स देखे हैं जिनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को मैंने प्रणाम किया। मैंने उनको कहा है कि अगर आपके चरण भी छूने पड़े तो मुझे गर्व होगा आपने जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा से अपनी नौकरी की। ये जो एथिकल बिहेवियर्स हैं ये पद सापेक्ष नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। यदि आपके कर्म सही है और आपको क्लैरिटी है कि जी ये तो गलत काम है, ये मुझे नहीं करना है, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। बहाने बनाए जाते हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे ऊपर वाले तो करते हैं, ठीक है आप उनको करने दीजिए, आप अपने हिस्से का। हम सारे लोग अपने अपने हिस्से के जिम्मेदार हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर आप अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ठीक रखते हैं, जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, अगर आज आपकी ड्यूटी यार्ड में लगी है और उस यार्ड में आपने कुछ भी गलत नहीं दिया, करने दिया, नहीं होने दिया, यही आपका एथिकल बिहेवियर है, यही आपका कंट्रीब्यूशन। जो मैंने पहले भी कहा था कि पश्चिम के राष्ट्र क्यों उन्नत है, किसी एक आदमी के कारण नहीं है, उनका हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पद पर हो या वो अपना व्यक्तिगत भी कुछ करता हो, अपने नियम कानूनों का आदर करता है, उसका पालन करता है और उसके अंदर रहता है। यदि हम भी वैसे बन जाएं तो ये 140 करोड़ लोगों का देश ये कहाँ जाएगा, कितनी प्रगति करेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहाने सिर्फ हमको अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए, या जो हमारी अंतरात्मा, हमारा कंसियंस जो हमको तकलीफ देता है, तो हम उस कंसियंस को समझाने के लिए या उस कंसियंस को मारने के लिए ये गलत बहाने बनाते हैं। यदि आपका कोई सीनियर आपसे कह रहा है कि आप ये गलत करो, आप विनम्रता पूर्वक कह दीजिए कि सर मेरे से ये संभव नहीं, वो किसी और को ढूंढेगा अगर उसको करना है। लिखित में तो आजकल RTI के ज़माने में लिखित में कोई आपको गलत तो आदेश दे नहीं सकता, और देता है तो फिर वो उसका जिम्मेदार होगा। और यहाँ भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप अपना एक्ट पढ़ें, उसमें क्लियर लिखा है कि टू ओबे द लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स। कानून कहता है कि हमें वही आदेश मानने हैं जो कानून सम्मत है। यदि हमें कोई गलत आदेश देता है तो हमें ये अधिकार देता है RPF का एक्ट कि हम कह दें कि साहब ये आदेश लॉफुल नहीं है, कानून के सम्मत नहीं है, इसलिए हम इसको करने में असमर्थ हैं। आप लिखित रूप से मना कर सकते हैं। यदि कोई आपको कहता है गलत करने के लिए, आप मौखिक, हो सकता है मौखिक कहें, अगर बहुत खराब परिस्थिति आप लिखित कर दें, क्या होगा, आपकी पोस्टिंग हो सकता है थोड़े दिनों के लिए कठिन हो जाए, हो सकता है। लोगों ने कहा कि अपार खराब हो जाएगा। अपार कोई एक आदमी नहीं लिखता, रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, रिव्यूइंग अथॉरिटी होता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है, पूरा चेन खराब होगा। अभी कम से कम सरकारी व्यवस्था इतनी खराब तो नहीं हुई। मैंने भी उस परिस्थितियों का सामना किया है, आपने भी किया होगा। उस पूरे चेन में कोई ना कोई होता है जो धर्मो रक्षति रक्षित की तरह आपकी रक्षा करने आ जाता है, जो आपके बारे में सही लिखता है, यदि आपके कर्म सही है, यदि आपने अपना रेपुटेशन रखा है। और यदि मिस हो जाता है तो आप रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं, जहां आप कहते हैं कि देखिए ये आपके काम है और ये आपके साथ गलत होता है, तो वो बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं सुनी जाती। सिस्टम में बहुत सेफगार्ड, और जितने सेफगार्ड सरकारी नौकरी में, भारत की सरकारी नौकरी में है,
यदि उन सेफ गार्ड्स के बावजूद हम अनएथिकल बिहेवियर रखते हैं और करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी है। हम इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। ये जितने भी कारण हम गिनाते हैं ये बहाने हैं। हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर वो चोर बैठा हुआ है और उस चोर को हम मार नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 10% लोग हैं जो हार्डकोर ईमानदार हैं, वो कभी भी ईमानदार रहे। 10% लोग ऐसे हैं जो हार्डकोर बेईमान हैं, वो बेईमानी ही करेंगे। और 80% लोग जो हैं वो हवा का रुख देखते हैं। अगर उनको लगा कि हवा का रुख ऐसा है कि कुछ गलत किया जा सकता है, कर लेते हैं। उनको लगा कि हवा का रुख सही नहीं है तो वो रुक जाते हैं। आप अपने को उस हवा के रुख पर निर्भर मत रखिए। आप जो कारण मैंने पहले बताए हैं, जो खुशियां मैंने पहले गिनाई, जो आपके परिवार को मिलने वाली चीजें आपको गिनाई हैं, जो भविष्य की सुख और सुविधाएं आपको बताई हैं, जो आपके मन का संतोष आपको बताया है, आप उस पर ध्यान दीजिए और अपने को एथिकल बिहेवियर के दायरे में रखिए। ये जो 10% है ये बढ़ के 90% हो, 95% हो, उससे भी आगे जाए, तभी जाकर हमारे देश की प्रगति हो। हम ये कहेंगे हम तो जी आरपीएफ में हैं, हमारे करने से क्या होगा, तो ये समंदर जो है राष्ट्र की प्रगति का समंदर, ये बूंद बूंद से भरता है। हम भी उसकी एक बूंद है। 140 करोड़ बूंदों से जो ये समंदर बनेगा, अगर हम 76,000 लोग सही बूंदे डालते हैं तो हम एक वर्चुअस साइकिल बनाएंगे और लोग भी हमको देखेंगे। हमारा तो मोटो है यशो लभस्व, यश की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इस बल को यश मिले, ये हमारा लक्ष्य है। तो यदि हमारे कर्म एथिकल हों, हमारे कर्म से यात्रियों में एक सुरक्षा की भावना आए, हमें यात्रियों की दुआएं मिले, रेलवे का मैनेजमेंट ये समझे ये एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण हमको रेलवे को, भारतीय रेलवे को एक अच्छा नाम मिल रहा है। आप ध्यान रखें, हम फ्रंटलाइन स्टाफ हैं। रेलवे के सारे स्टाफ से जनता इंटरेक्ट नहीं करती, बट आरपीएफ वो संस्था है जिससे रेल के पैसेंजर्स और रेल की जो गुड सर्विसेज हैं उसका उपयोग करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। यदि हमारा विचार, हमारा व्यवहार अच्छा है तो उनके ऊपर इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। और यदि रेलवे के जो गुड्स कस्टमर हैं उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो सुरक्षा वाले लोग हैं अच्छे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, हम जो सामान माल ढुलाई के लिए रेलवे को कैरेज के लिए दे रहे हैं वो सामान हमारा सुरक्षित रहेगा, इनके कारण उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो आप समझें रेलवे की गुड्स अर्निंग कितनी हो। और हम सब जानते हैं कि रेलवे की अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो गुड्स अर्निंग। यदि पैसेंजर कहते हैं कि नहीं, ये आरपीएफ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी यात्रा सुरक्षित होती है, हमारी माँ बहनें बेटियां जब चलती हैं तो हमें कोई चिंता नहीं रहती, कितना नाम होगा, कितना गुडविल मिलेगा इस संस्था को, और उस गुडविल में हमारी भूमिका कितनी बड़ी होगी। और तब जो एक भारतीय रेल का इमेज बनेगा, जो भारतीय रेल की आर्थिक स्थिति होगी, जो भारतीय रेल की सामाजिक स्थिति होगी, वो कितनी अच्छी होगी, और वो अच्छी स्थिति हमको कितना सुकून देगी। हमारे पहले कहते थे ना रेलवे वाले, वंस रेलवे मैन ऑलवेज रेलवे मैन, गर्व करते थे हमारे पूर्वज, हमने रेल की सेवा में थे, हमने ऐसे किया वैसे किया। हम भी ऐसा छोड़ के जाएं, हमारी संतानें गर्व करें, हम गर्व करें, हम जब रेल में थे तो हमने ऐसी सेवा दी, हमने इतना अच्छा किया। हमारे विचार, हमारे व्यवहार ऐसे रहे कि रेल को इससे इतना फायदा हुआ। इस भावना से अगर हम काम करें, ये एथिकल कंडक्ट हमारे नस नस में अगर घुसे, तो हम रेलवे को जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो एक सकारात्मक भूमिका हम रेल की वर्किंग में निभा सकते हैं, वो हमारी कल्पना से बहुत ऊंचा हो। और हमको अपनी सैलरी में संतोष करना सीखना होगा। देखिए, पैसे की कोई सीमा नहीं होती। मैं खुद अगर
अपने प्रोफेशनल डेज में जाऊं तो 2200-2300 रुपये हमें मिलते थे और उसमें हमारा गुजारा होता था। आज एक कांस्टेबल को भी अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी कर दें तो छठे वेतन आयोग के बाद, 7वें वेतन आयोग के बाद जो सैलरी मिल रही है, 1981 में एक ऑफिसर को जो सैलरी मिलती थी उससे बहुत बेहतर सैलरी आज का हिंदुस्तान अपने कांस्टेबल को दे रहा है। और पर्क्स के साथ अगर हम इस सैलरी को जोड़ें तो हम अपने और अपने परिवार को एक रिजनेबली अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड में दे सकते हैं। इस सैलरी में हमें संतोष करना सीखना होगा और इस सैलरी में अपना जीवन चलाना सीखना होगा। बाकी पैसे की कोई सीमा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती। अगर आपको पैसे की भूख लग गई तो कितने भी पैसे हों वो पूरे नहीं पड़े। ये संतोष आपको अपने जीवन में लाना होगा और अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उसको उस सैलरी के अंदर निर्वाह हो, ये सीखना हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें कानून का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून का ज्ञान ही हमें ये बताएगा कि हम कितना हमें करना है और किस सीमा तक जाना है। कहाँ जाने के बाद हम कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, कहाँ तक हम रहें तो कानून का पालन करते हैं। और ये समझ तभी आएगी जब आपको कानून का अच्छा ज्ञान हो। तो जो कानूनी दायरे हमें हैं, चाहे वो आरपीयूपी एक्ट का दायरा हो, रेलवे एक्ट का दायरा हो, आरपीएफ एक्ट का दायरा हो, आरपीएफ रूल्स का दायरा हो, या जो पहले के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस एक्ट, अब जो न्याय संहिता, दंड संहिता के नाम से आए हैं, इनका दायरा हो, ये सब हमें ट्रेनिंग के दौरान बताए जाते हैं और अपने रोज के कामों में हम इनका उपयोग भी करते हैं। कई दफ़ा कानून का ज्ञान नहीं होने से उसका पालन नहीं होता है और हम गलतियां कर बैठते हैं। ये कानून का ज्ञान ना होना भी एक अनएथिकल बिहेवियर है। आप जिस पद पर हैं उस पद का दायरा क्या है, उस पद के दायित्व क्या है, उस पद से क्या अपेक्षा है, क्या उस पद पर रहते हुए आपको करना है, क्या नहीं करना है, जहां आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस परिस्थिति में आपका कंडक्ट कैसा होना है, ये सब का आपको ज्ञान होना चाहिए और उसका पालन भी करना होगा। जब हम कानून का ज्ञान रखेंगे और उसका पालन करेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं, अनावश्यक उलझन हमारे सामने नहीं आए। और इन चीज़ों के साथ जो दो चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं वो है सद्व्यवहार। हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए। यात्री हमें देखे, वो वर्दी में जब हमें देखे तो उसको एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना चाहिए। उसको अगर कुछ पूछना है तो उसको इतना हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो आके हमसे पूछे। मैंने देखा है कि कई दफ़ा यात्री हमारे यूनिफॉर्म सर्विसेज के लोगों से पूछते हैं कि भैया ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, और लोग झिड़क देते हैं, ये हमारा काम नहीं, जाओ उस विंडो पर जाके पूछो। यही बात हम उनको प्रेम से भी बता सकते हैं कि आप वहाँ उस खिड़की पर चले जाएं, वो जो भैया बैठे हैं, जो दीदी बैठी है, वो आपको बता देंगे। वो आदमी को बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है, ये आदमी नहीं जानता पर इसने कम से कम हमें रास्ता तो बताया। हम वहाँ झिड़क देते हैं। कोई आदमी अगर मैले कुचले कपड़ों में दिखा तो उसके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छा व्यवहार, वो हमारे देश के नागरिक हैं और सही मायनों में देखें तो वो हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं के टिकट कटाए हुए पैसे से और उन्हीं गुड्स कस्टमर के दिए हुए पैसे से रेल की जो आमदनी होती है, हमको आपको सैलरी मिलती है। तो और कोई कारण नहीं तो कम से कम अपने अन्नदाता के साथ तो अच्छा व्यवहार रखें। वो कल आएगा, वो लोग जब टिकट कटाएंगे, वो लोग जब अपनी गुड्स देंगे, तभी तो रेल को अर्निंग होगी और तभी हमें सैलरी मिलेगी। आज एयर इंडिया प्राइवेट हो गई, कभी सरकारी होती थी। रेल के साथ भी ऐसी, आज BSNL लगभग खत्म हो चुका था, फिर से उसको जिंदा करने का प्रयास चल रहा है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं समय के साथ खत्म हो गई और हम अगर आत्मविवेचना करें तो हम ये समझेंगे कि इन सरकारी संस्थाओं को खत्म होने में जो उसकी एम्प्लॉइज हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। तो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना।
ये रेल हमारी माँ है। इस माँ के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहे, इस माँ को हम सलामत रखें। जैसे कहते हैं ना कि भारत माता जिंदा रहे, भारत माता फले फूले, तो ये रेल माता भी फले फूले, तो हम जो उसकी संतानें हैं हम अपने आप फलेंगे फूले। ये व्यवहार हमारा अच्छा हो, हमारे अंदर विनम्रता हो, अहंकार नहीं। हम सेवक हैं, सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, सेवक के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और जब इन भावनाओं से हम काम करेंगे तो हमें एक संतोष मिलेगा। जब हम अपने कहीं भी रहेंगे तो हमारे चेहरे पर एक खुशी दिखेगी, हमारा परिवार सुखी होगा, हमें इज्जत मिलेगी, लोग हमें इज्जत के साथ याद करेंगे। और जब आप अपने नौकरी के अंतिम दिनों में होंगे तो आपका जो रिटायरमेंट होगा वो परेशानियां नहीं होंगी, उसमें आप बिल्कुल सुकून के साथ अपने घर जाएंगे, आपके घर का माहौल सही होगा, आप कभी वापस आएंगे तो आपके सहयोगी आपसे अच्छे से मिलेंगे। ये सेवा की भावना जो आप सर्विस के दौरान अपने अंदर पैदा करेंगे, ये सेवा की भावना रिटायरमेंट के बाद भी आपसे अच्छे काम कराएगी। वो कहते हैं ना 21 दिनों में आदत बन जाती है, और हम तो 35 साल 40 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं। यदि 35 साल 40 साल हमने सेवा की है तो सेवा हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। तो कहते हैं वो डीएनए में घुस जाना, तो ये हमारे डीएनए में घुस जाएगी, और ये डीएनए हमारी संतानों में भी जाएगा, आने वाले जनरेशन्स में भी जाएगा, हमारे अंदर रहेगा। हम कहीं भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, हम सेवा ही करते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। जो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है उसके अनुसार कर्म करो। जब हमारा स्वभाव सेवा का बन जाएगा तो हमारा कर्म भी सेवा के अनुसार होगा। तो हम जो एथिकल बिहेवियर है उसको अच्छे कर्मों के साथ हम करें तो हमारा अपना जीवन तो सुखी होगा ही, हमारा समाज भी सुखी होगा, ये रेल भी सुखी होगी, रेल में चलने वाले लोग सुखी होंगे। और कहते हैं ना, आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप वहाँ श्लोक आता है जो कहता है कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई उस सृष्टि के कुछ नियम बनाए, और ये सृष्टि उन नियमों से चलती है जिसको वेद में ऋत कहा जाता है। ये ऋत है, कहते हैं कि ये ऋत है जिससे ये सूरज, चांद, तारे, ये सारे ग्रह, नक्षत्र, धरती, ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में चल रहे हैं। ये पूरा जो यूनिवर्स है वो उन नियमों के अंतर्गत चल रहा है, और ईश्वर भी उन नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता। और इस सृष्टि के नियमों में ये एक नियम है कि जो आपके कर्म हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल अच्छा होता है, और यदि आपके कर्म गलत हैं तो उसका फल गलत होता है। ये अकाट्य नियम है, जो कर्म फल का नियम है, ये अकाट्य नियम है। ये हजारों सालों में इसको सही पाया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सही जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए, एक सुखी जीवन के लिए व्यवहार कुशल सद्कर्म, सही कर्म जिसमें व्यवहार कुशलता भी हो आवश्यक है। हमारा जीवन एथिकल प्रिंसिपल्स के अनुसार चले, नैतिक सिद्धांत जो हैं, धर्म के जो सिद्धांत हैं, हम उनका पालन करें। लेकिन वो जो सही नियमों का जब हम पालन करें तो उसमें हमारे अंदर विनम्रता रहे। कभी कभी लोगों को इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, तो अहंकारी ना बने। ईमानदारी का भी अहंकार गलत होता है और घातक होता है। इसलिए आप अपने विचार में, अपने व्यवहार में उग्र ना हो, अहंकारी ना हो। आप विनम्र रहें, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और सही करें। सही वो है जो कानून आपको करने को कहता है, सही वो है जो नैतिक नियम आपको करने को कहते हैं। और इन नैतिक नियमों पर रहते हुए विनम्रता के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ यदि हम अपना कर्म करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, तो हम अपने
को, अपने परिवार को, इस रेल परिवार को, अपने समाज को, इस राष्ट्र को एक सुखी और संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। इसमें हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, खासकर इस अकादमी के प्रति, यहाँ के डायरेक्टर के प्रति, यहाँ के पूरे स्टाफ के प्रति, कि पिछले 2 दिनों से जो प्रेम इन्होंने मुझे दिया है और ये जो अवसर दिया है रिटायरमेंट के बाद भी, मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। और मेरी शुभकामनाएं रेल सुरक्षा बल के साथ हमेशा रही हैं। एक परिवार की तरह मैं हमेशा इस रेल सुरक्षा बल परिवार से जुड़ा रहा हूं और जुड़ा रहूंगा, और ये परिवार अच्छा करे और उन्नत हो, और इसके साथ ये हमारी रेल माता भी उन्नत हो। ये मेरी प्रार्थना होगी परमात्मा से, और ये मेरी शुभकामना होगी सभी रेल सुरक्षा बल कर्मियों का, कि उनका जीवन शुभ हो, उनके जीवन में खुशियां हों, उनका परिवार सुखी रहे। जय हिंद।